हमारे लोगों को फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अरे उनको फंडामेंटल राइट ही मालूम नहीं है। अल्पसंख्य लोगों का लोकतंत्र में बहुसंख्यांक लोगों पर राज नहीं हो सकता, ईवीएम मशीन ने वो इंश्योर कर दिया। इसलिए हम लोगों को हमारे पास जन आंदोलन के दृष्टि से ये सारी की सारी जानकारी देनी होगी। और मैं ये चुनौती दे करके कह रहा हूँ, प्रचार आने वाले समय में भी कहूँगा कि जो लोग ईवीएम मशीन से संतुष्टि है और संतुष्टि के उनके पास जितने कारण हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, वो मैं साबित कर दूंगा। जितने लोग ईवीएम मशीन से संतुष्ट हैं और उनके पास संतुष्टि के जो भी कारण हैं वो सारे के सारे कैसे गलत है, वो मैं साबित कर देता हूं सबूतों के साथ में। क्योंकि हम मौलिक बातें उठा रहे हैं, हम पार्टी तुमको बहुमत मिला हमको बहुमत मिला इसके आधार पर ईवीएम का विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हम लोग। ईवीएम की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की, समीक्षा करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने बीएसपी को बहुमत मिला, अखिलेश को बहुमत मिला और इसको बहुमत, इसके आधार पर जजमेंट नहीं दिया। उन्होंने वो फैक्ट जो है मशीन का, ईवीएम मशीन का जो फैक्ट है उसके आधार पर किया और उसके आधार पर कहा कि जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करवा सकती और इसलिए ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। यह ऑर्डर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आज तक चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। कितने लोगों को, भारत के लोगों को पता है? डीएमके को क्या हुआ मालूम है? डीएमके ने हमको परमिशन देने के लिए कोई वजह नहीं थी। स्टालिन वहाँ अभी मुख्यमंत्री है, मेरे पास रिकॉर्ड है, स्टालिन ने ही ईवीएम के विरोध में लिख के दिया चुनाव आयोग को और स्टालिन को बहुमत मिला और तब से स्टालिन चुप है। जैसे मायावती चुप हो गई थी, ईवीएम के विरोध में मायावती चुप हो गई थी, ईवीएम के विरोध में अखिलेश यादव चुप हो गया था, अब ईवीएम के विरोध में स्टालिन चुप हो गया। अभी उसके पिछवाड़े पे अगली बार लात मारेंगे। जैसे मायावती के पिछवाड़े पे लात मारी, जैसे अखिलेश के पिछवाड़े पे लात मारी। और मायावती की दुर्गति तो ये है कि अभी उसका वोट परसेंटेज 12% आ गया। हो सकता है लोकसभा के चुनाव में वो 4% तक नीचे आ जाए। उसका तो मामला दफा दफा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का मामला वहां एआईडीएमके जो है उसकी मदद लेकर बीजेपी वहां खत्म कर देगी अगले चुनाव में। तो स्टालिन इसका विरोध कैसे करेगा? मैं तो कर सकता हूं, समझ में आ रहा? स्टालिन इसका विरोध कैसे करेगा? अगर स्टालिन विरोध करेगा ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो लोग, अरे पिछली बार तो आपको जब वो तुम्हें लोग क्या बोलेंगे, लोग अरे हो यार तेरे को पिछली बार बहुमत मिला तो उसमें गड़बड़ नहीं थी, अब वो इनको बहुमत मिला तुम्हें। इस तरीके से जब पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं तो लोगों को गुमराह करने में कामयाबी हासिल करते हैं और लोगों को चुप कराने में और नेताओं को चुप कराने में उनको कामयाबी मिलती है। हम चुप क्यों नहीं होते? कन्याकुमारी से परिवर्तन यात्रा, ईवीएम पंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकालने वाले थे और वहाँ जो गवर्नमेंट है डीएमके, तो हम यहाँ महाराष्ट्र में या देश में यही मान कर चलते हैं कि वो हमारे पुरखों के द्वारा, पेरियार के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसके प्रभाव से निर्माण हुआ और वहाँ उनके मानने वाले लोगों की सरकार है। ये मानकर ही हम लोग चलते हैं और हम भी इसी तरह से सोच विचार करते हैं। मगर वहाँ पर जो हम लोगों को अनुभव आया, उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने है। उन समस्याओं का हम लोगों को वैचारिक रूप से समाधान ढूंढना होगा और फिर आगे हमारी रणनीति बनाकर हमको काम करना होगा। आज 29 जनवरी 1923 को बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी वकालत शुरू की। अधिवक्ता जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी का, संस्कृतायित हिंदी का शब्द है। हमारे लोगों को समझने के लिए दिक्कत होती है। तो वकील शब्द जो है वो सबको मालूम होगा। वकील शब्द जो है वो सबको समझ में आता है कि हाँ वकील का मतलब क्या है। अधिवक्ता बोले तो थोड़ा लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि इसका क्या अर्थ है। कुछ लोग उसका अर्थ समझ नहीं पाते। तो उसको 29 तारीख को 100 साल पूरे हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी वकालत शुरू की 29 जनवरी 1923 को। तो अभी 29 जनवरी 2023 100 साल पूरे हो गए और कल से 101वां साल शुरू हो जाएगा।
तो 100 साल पूरे होने के मौके पर हम लोगों ने सोचा कि ये 100 साल जो हो गए हैं इसको साल भर मनाना चाहिए। साल भर मनाने के संदर्भ में आज का कार्यक्रम है और इस बात को हम शुरू कर रहे हैं। ये 100 साल पूरे हो गए, इस बात को हम लोग साल भर मनाएंगे। एक बात तो ये, इसकी शुरुआत हम लोग आज करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि इसी की वजह से हमने वकीली करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ बुलाया। बुलाने की वजह से बहुत सारी बातें हम लोगों को जानने समझने का मौका मिला। जैसे हमारे एडवोकेट सतीश कांबिये साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी और वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं पब्लिक में भी उनको अनुरोध करूंगा कि कोई एक इंडिविजुअल आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज है वो उसको इंडिविजुअल मानते हैं और इंडिविजुअल मानकर उसको ट्रीट करते हैं। जबकि कौन आदमी उधर केस लेके आ रहा है उसको जुडिशरी में बैठे हुए जजेस को नहीं देखना चाहिए। उसमें प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व है, कानून का कौन सा प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व है, केवल उतना ही देखा जाना चाहिए और उसको आधार बनाकर फैसला देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत के तमाम प्रजा को उसका फायदा होगा। मगर जो बातें दिखाई दे रही हैं, जो आपने कहा, तो ऐसा जजमेंट देते वक्त जज जो है वो इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। इसलिए मैं वकीली करने वाले जो लोग हैं उनको भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके पास जो ज्ञान है, हमारे पास संगठन है, तो हमारे बैनर का इस काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। और जुडिशरी के लोगों को ये भी मालूम है कि अगर जुडिशरी में मान लो कुछ हुआ तो संविधान हमें इसके बावजूद भी मैदान में उतरकर आंदोलन करने का अवसर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय गलत दिया है, कोई निर्णय इसी बात की, तो फिर संगठन के पास आंदोलन करने का अधिकार है। और आंदोलन करने के पहले निश्चित रूप से जैसे सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करती है, वैसे हमारे पास अगर मान लो संगठन है तो हमारे पास भी डाटा है। हमारे पास एक उपाय तो ये है कि हम लोग रिवीजन में जा सकते हैं कानून के अनुसार। दूसरा आंदोलन का भी मामला है। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि हम लोगों को जो संविधान के द्वारा अधिकार मिले हैं उन तमाम अधिकारों का हमें लोगों को उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यकता के अनुसार हम दो काम, बड़े काम, पहले ही मैं ये बता देना चाहिए, दो बड़े काम हम करेंगे। लीगल फर्म भी, जैसे हमारे लोगों के ओपिनियन है कि लीगल फर्म हमको ओपन करना चाहिए, वो करेंगे। मगर लीगल फर्म से भी ज़्यादा ऑल इंडिया में वकीलों का जो भी अवेलेबल हमारे पास वकील फोर्स है उन लोगों का संगठन ऑल इंडिया में बनाना चाहिए। ऑल इंडिया में वकीलों का संगठन बनना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी, उनमें मराठा, ये सब लोगों का हमको संगठन खड़ा करना चाहिए। और फिर संगठन के साथ साथ फर्म होना चाहिए और ये फर्म जो है हर राज्य में हम लोगों को फर्म बनाना चाहिए। क्योंकि हर राज्य की, जैसे हमारे अभी एडवोकेट देशमुख ने कहा, वो निश्चित रूप से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिचुएशन होती, परिस्थितियाँ होती है, उसको ध्यान में रखते हुए फैसले होना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट देशमुख के द्वारा जो बातें बताई गई, यानी तमाम जो लेजिस्लेशंस है वो कैसे जनता के विरोध में है, तो उन्होंने लेजिस्लेशन का नाम लिया, फिर उसका किस तरह से हमारे लोगों के विरोध में है ये बताया। तो ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि बहुसंख्यांक प्रजा जो है उनके विरोध में ये सारे के सारे कानून है, लेजिस्लेशन है। और इसके बावजूद भी जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको डर नहीं लग रहा है कि हमको बदला जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे, जनता के विरोध में काम करेंगे, तो उनको अगले चुनाव में बदल देंगे। उनको इस बात का डर नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये शायद हमारे लोग नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा विचार हमारे लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है।
मगर ये बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ी बात है ये कि उनको डर क्यों नहीं लग रहा है। डर लगना चाहिए कि 5 साल में चुनाव होता है। मैं तो ये कहता हूं कि हर साल चुनाव होता है, 5 साल में नहीं। 36 स्टेट है तो 7 या 8 स्टेट का चुनाव एवरेज 1 साल में होता है। तो इसका मतलब ये है कि हर साल चुनाव होता है। 7-8 स्टेट का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, इतनी सारी विधानसभा का चुनाव। तो सरकार को सोचना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, तो उसको सोचना चाहिए कि हमको तो जाना होगा चुनाव के लिए। हर साल हम लोगों को चुनाव में लोगों का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आए थे तो उनका यह कहना था कि नहीं, एक बार ही होना चाहिए 5 साल में विधानसभा और 5 साल में एक साथ दोनों का चुनाव होना चाहिए। तो 5 साल दोनों को अपना, ऐसा उसका विचार उसने व्यक्त किया था। तो ये मैं समझता हूं कि अगर एडवोकेट देशमुख ने जो कहा कि बहुत सारे लेजिस्लेशन कानून बनाकर उन्होंने सारी गलत बातों को लीगलाइज कर दिया, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सीरियस बात है। अब चूंकि जो जुडिशरी का जो क्षेत्र है, इंटरप्रिटेशन का क्षेत्र है, जो वकील है वो उस स्टडी करके ये कानून हमारे लोगों के किससे विरोध में है, कैसे समर्थन में है, ये जानकारी चूंकि वकील इंटरप्रीट करके अपनी बात कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, जुडिशरी के सामने रखता है, तो उसको इसका स्टडी करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि वकीलों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन करना, तो ये सारी जानकारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी थोड़ी बहुत सिलेक्टिव वकालत की, इस वजह से शायद भारत का जो संविधान है, उस संविधान की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में फ़र्क पड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। उसके ड्राफ्टिंग में फ़र्क पड़ा है। अगर अनुभव नहीं है तो वो ड्राफ्टिंग में रिफ्लेक्शन कैसे आएगा। जैसे आर्टिकल चैप्टर नंबर 3 मतलब 12 है, 13 है, 13 ये है, 13 बी है। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट के विरोध में है तो वो रूढ़ी परंपरा जो भी है उसे नल एंड वाइड घोषित करने की बात लिखी हुई। और भविष्य में किसी विधायिका को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। हमारे लोगों को फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अरे उनको फंडामेंटल राइट ही मालूम नहीं है। आप कह रहे हैं ना, हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है, क्योंकि हर राइट फंडामेंटल राइट नहीं है का। कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये जे लिहिलेले अधिकार आहेत त्यामधील प्रत्येक अधिकार हा फंडामेंटल राइट नाही आहे. राइट अँड फंडामेंटल राइट, द डिफरन्स बिटवीन राइट अँड फंडामेंटल राइट, हे त्या राईटला आपण कॉन्स्टिट्यूशनल राईट म्हणू शकतो, परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल राईट हे फंडामेंटल राईटपेक्षा लहान आहेत. म्हणजे त्याचं महत्त्व लक्षात घेतलं. फंडामेंटल राईट व्हायलेशन करण्याचा अधिकार सरकार कुठलंही जरी बदललं तरी ते कोणाला तो अधिकारच नाही आहे. फंडामेंटल राईटचं व्हायलेशन करण्याचा अधिकार नाही. आणि समजा असं कोणी केलं तर कोणत्याही नागरिकाला हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन तो कायदा सुद्धा रद्द करता येऊ शकतो. मत ऐसा प्रोविजन है नहीं. इन लोगों ने ईवीएम के विरोध में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ईवीएम का बेनिफिट मायावती को दिया कि भविष्य में अगर मायावती ईवीएम के विरोध में बात करेगी तो हम, अरे तुमको बहुमत मिला तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई, हमने कहा क्या, हम बोले क्या कुछ, और रियल बात भी है बीजेपी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो प्लानिंग का हिस्सा था, प्लानिंग के तहत था. बीजेपी को मालूम था ईवीएम के द्वारा घोटाला होकर के मायावती को बहुमत दिया जा रहा है. अखिलेश को भी ईवीएम में घोटाला करके बहुमत दिया गया और फिर तीसरी बार बीजेपी आ गई. अब मायावती को भी नहीं बोल पा रही, अखिलेश भी नहीं बोल पा रहा है, ईवीएम में घोटाला करके ऐसा हुआ. कैसा बोले, बोले तो फिर वो बोलेंगे क्या बोलेंगे, अरे तुमको बहुमत मिला तो हमने बोला क्या ईवीएम में गड़बड़ है. ऐसा ही हुआ. जब किसी ने ऐसा कहा तो बीजेपी ने कहा अरे इनको बहुमत मिला तो हमने कहा था क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुआ, तुम क्यों कहोगे, तुम फायदा ले रहे हो, तुमको मालूम है ये प्लानिंग के तहत सारा का सारा किया गया. मायावती को चुप करने के लिए, अखिलेश यादव को चुप करने के लिए दोनों को बहुमत दिया और दोनों चुप है, बोल नहीं पा रहे. है समझ आ रहा, बोल नहीं पा रहे. क्यों, अगर जैसे ही बोलते हैं अरे तुमको बहुमत मिला तो हमने बोला था क्या घोटाला किया ईवीएम ने, ना उत्तर देता है. करेक्ट, फायदा जो है वो लिया, इस वजह से नहीं बोल पाते. वामन में एग्जाम को ये तो लागू नहीं होता, ये मात्रा जो मायावती को मात्रा लागू होती है, जो अखिलेश को मात्रा लागू होती है, वो वामन में एग्जाम को तो लागू नहीं होती ना मात्रा. क्यों, क्योंकि मैं कहता हूं तुम बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी या अखिलेश, बीजेपी या मायावती, ये पार्टी विवाद का मुद्दा नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को कहा हाँ ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि तुमको बहुमत मिला तो हमने नहीं कहा और हमको बहुमत मिला तो तुम कह रहे हो, यह मुद्दा यहां लागू नहीं होता है। मुद्दा क्या लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट कहती है ईवीएम में घोटाला हो सकता है। यह है इंपॉर्टेंट बात। सुप्रीम कोर्ट कहता है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना 8 अक्टूबर 2013 में। ये दो पार्टी के बीच में तुम जीत गए तो हमने नहीं कहा, हम जीत गए तो तुम कह रहे हो, ये मुद्दा नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। ये तो पार्टी का मामला हो गया कि तुमको बेनिफिट हुआ तो हमने नहीं बोला, हमको बेनिफिट हुआ तो तुम बोल रहे हो। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इन लोगों ने ईवीएम के विरोध में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ईवीएम का बेनिफिट मायावती को दिया कि भविष्य में अगर मायावती ईवीएम के विरोध में बात करेगी तो हम, अरे तुमको बहुमत मिला तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई, हमने कहा क्या, हम बोले क्या कुछ? और रियल बात भी है, बीजेपी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो प्लानिंग का हिस्सा था, प्लानिंग के तहत था। बीजेपी को मालूम था ईवीएम के द्वारा घोटाला होकर के मायावती को बहुमत दिया जा रहा है। अखिलेश को भी ईवीएम में घोटाला करके बहुमत दिया गया और फिर तीसरी बार बीजेपी आ गई। अब मायावती को भी नहीं बोल पा रही, अखिलेश भी नहीं बोल पा रहा है ईवीएम में घोटाला करके ऐसा हुआ। कैसा बोले? बोले तो फिर वो बोलेंगे क्या बोलेंगे? अरे तुमको बहुमत मिला तो हमने बोला क्या ईवीएम में गड़बड़ है? ऐसा ही हुआ। जब किसी ने ऐसा कहा तो बीजेपी ने कहा अरे इनको बहुमत मिला तो हमने कहा था क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुआ? तुम क्यों कहोगे? तुम फायदा ले रहे हो। तुमको मालूम है ये प्लानिंग के तहत सारा का सारा किया गया। मायावती को चुप करने के लिए, अखिलेश यादव को चुप करने के लिए दोनों को बहुमत दिया और दोनों चुप है, बोल नहीं पा रहे। है समझ आ रहा? बोल नहीं पा रहे। क्यों? अगर जैसे ही बोलते हैं भाई तुमको बहुमत मिला तो हमने बोला था क्या घोटाला किया ईवीएम ने, ना उत्तर देते हैं करेक्ट। फायदा जो है वो लिया, इस वजह से नहीं बोल पाते। अमन में इस्लाम को ये तो लागू नहीं होता, ये मात्रा जो मायावती को मात्रा लागू होती है, जो अखिलेश को मात्रा लागू होती है, वो अमन में इस्लाम को तो लागू नहीं होती ना मात्रा। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं तुम बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी या अखिलेश, बीजेपी या मायावती, ये पार्टी विवाद का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को कहा हाँ ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि तुमको बहुमत मिला तो हमने नहीं कहा और हमको बहुमत मिला तो तुम कह रहे हो, यह मुद्दा यहां लागू नहीं होता है। मुद्दा क्या लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट कहती है ईवीएम में घोटाला हो सकता है। यह है इंपॉर्टेंट बात। सुप्रीम कोर्ट कहता है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना 8 अक्टूबर 2013 में। ये दो पार्टी के बीच में तुम जीत गए तो हमने नहीं कहा, हम जीत गए तो तुम कह रहे हो, ये मुद्दा नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। ये तो पार्टी का मामला हो गया कि तुमको बेनिफिट हुआ तो हमने नहीं बोला, हमको बेनिफिट हुआ तो तुम बोल रहे हो। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता है ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं है। बीजेपी पार्टी है, मायावती पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट को तो हमने बोलते पार्टी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कह रही है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के प्रजा का फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मराठी में हम लोग बोलते हैं अरे मत देऊ नाला का हो, मत देऊ नाला। आता वोट का ट्रांसलेशन क्या हुआ? मत। आणि मत या शब्दाचा अर्थ काय? ओपिनियन। आपल्याला थोडंसं कळलं पाहिजे, भाषा जी वापरली जाते ना, बहुतांश लोग जो है वो बहुत शब्दों के बारे में ठीक से ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये है कि ये जो वोट का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है। वकील साहब, वोट का जो राइट है क्योंकि उसमें ओपिनियन है, हे माझं मत आहे, म्हणजे माझं मत अभिव्यक्त करण्याचा अधिकार। मत देऊन मी बीजेपीचं समर्थन करतो, मत देऊन मी बीएसपीचं समर्थन करतो, मत देऊन मी काँग्रेसचं समर्थन करतो, याचा अर्थ असा, इसका अर्थ यह है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। एक्ट ऑफ वोट जो है ये एक्सप्रेशन का मेरा अधिकार है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर ये फंडामेंटल राइट है तो एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है। यही बात 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है। और अगर ये फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है इसमें ईवीएम मशीन के द्वारा। ये सामान्य मामला नहीं है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है।
अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और अकॉर्डिंगली हम लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए। इसलिए मैंने वकील साहब को कहा कि आपको शायद समय कम मिला, आपके पास ज़्यादा जानकारी है तो पूरा लिख के दे दो। सारे देश भर में ये मामला डीएमके को क्या हुआ मालूम है, डीएमके ने हमको परमिशन देने के लिए कोई वजह नहीं थी। स्टालिन वहाँ अभी मुख्यमंत्री है, मेरे पास रिकॉर्ड है, स्टालिन ने ही ईवीएम के विरोध में लिख के दिया चुनाव आयोग को और स्टालिन को बहुमत मिला और तब से स्टालिन चुप है। जैसे मायावती चुप हो गई थी, ईवीएम के विरोध में मायावती चुप हो गई थी, ईवीएम के विरोध में अखिलेश यादव चुप हो गया था, अब ईवीएम के विरोध में स्टालिन चुप हो गया। अभी उसके पिछवाड़े पे अगली बार लात मारेंगे। जैसे मायावती के पिछवाड़े पे लात मारी, जैसे अखिलेश के पिछवाड़े पे लात मारी। और मायावती की दुर्गति तो ये है कि अभी उसका वोट परसेंटेज 12% आ गया। हो सकता है लोकसभा के चुनाव में वो 4% तक नीचे आ जाए। उसका तो मामला रफा दफा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का मामला वहां एआईडीएमके जो है उसकी मदद लेकर बीजेपी वहां खत्म कर देगी अगले चुनाव में। तो स्टालिन इसका विरोध कैसे करेगा? मैं तो कर सकता हूं, समझ में आ रहा है? स्टालिन इसका विरोध कैसे करेगा? अगर स्टालिन विरोध करेगा ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो लोग अरे पिछली बार तो आपको जब वो तो लोग क्या बोलेंगे, लोग अरे हो यार तेरे को पिछली बार बहुमत मिला तो उसमें गड़बड़ नहीं थी, अब वो इनको बहुमत मिला तुम्हें। इस तरीके से जब पॉलिटिकल पार्टियां बोलती हैं तो लोगों को गुमराह करने में कामयाबी हासिल करते हैं और लोगों को चुप कराने में और नेताओं को चुप कराने में उनको कामयाबी मिलती है। हम चुप क्यों नहीं होते? क्योंकि हम मौलिक बातें उठा रहे हैं। हम पार्टी तुमको बहुमत मिला, हमको बहुमत मिला, इसके आधार पर ईवीएम का विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हम लोग। ईवीएम की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की, समीक्षा करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने बीएसपी को बहुमत मिला, अखिलेश को बहुमत मिला और इसको बहुमत, इसके आधार पर जजमेंट नहीं दिया। उन्होंने वो फैक्ट जो है मशीन का, ईवीएम मशीन का जो फैक्ट है उसके आधार पर किया और उसके आधार पर कहा कि जो ईवीएम मशीन है ये ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा सकती और इसलिए ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। यह ऑर्डर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आज तक चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। कितने लोगों को, भारत के लोगों को पता है? मैं सुप्रीम कोर्ट में गया कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाना चाहिए ताकि चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मगर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। यह मामला मैं लेकर गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को मानते हुए दोबारा ऑर्डर दिया। लगाओ 2017 को, 4 साल बाद 2017 को मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पेपर ट्रेल लगाओ। अब 2017 के बाद 2019 को चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो बीजेपी ने कांग्रेस को कहा आपने 2004 और 2009 में घोटाला करके चुनाव लड़ा, जीता है, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने ये मामला उठाया था और आपने ये हमको वादा किया था, हमारा समझौता हुआ था कि 2 बार हमने घोटाला करके चुनाव जीता कांग्रेस ने, तो 2 बार बीजेपी घोटाला करके चुनाव जीतेगी। आपने वादा किया था हमको, कांग्रेस बात तो सही, पता तो किया था कांग्रेस, सरकार तो आपकी है ना, आप कर लो। हम अगर आपको विरोध करें तो बोलना, हम तो विरोध नहीं कर रहे, आप करो ना, सरकार आपकी है ना। 14 को आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री आप है, 19 को आपको चुनाव जीतना है, हम विरोध कर नहीं रहे हैं, करो। नहीं, अभी आपकी टांग नहीं है, वो वामन मेश्राम की टांग है, वहाँ बहुत मजबूत टांग है, वो अकेले नहीं हम उसको हटा सकते, क्योंकि मैंने 17 में टांग हटा दिया और वो कांग्रेस की टांग नहीं थी, वामन मेश्राम की टांग थी। मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा यही, मैं वो सारे देश भर में यही तो बताने के लिए निकल रहा था। 365 दिन तो लोगों को सारा पता चल जाता, सारी बदमाशियां मैं इनको बताता कि कितने कानून का उल्लंघन इन्होंने किया ईवीएम मशीन लगाकर। ईवीएम मशीन कानूनन लागू ही नहीं की जा सकती, इतने मेरे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। ईवीएम मशीन लागू करना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो सारी बातें मैं सारे परिवर्तन यात्रा में बताने वाला था। अब मैं ये बात इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि अगले बार स्टालिन को वहां से वो जैसे मायावती को और अखिलेश के साथ उन्होंने किया, हमारे सामने उदाहरण है, वैसा ही व्यवहार स्टालिन के साथ होने वाला है। और जो जयललिता की पार्टी एआईडीएमके है उसको लाएंगे वो, तो जयललिता की पार्टी बीजेपी के समर्थन में अभी भी है। जयललिता मर गई मगर वो जो एआईडीएमके है वो वहां बीजेपी के साथ में है।
तो एआईडीएम को गधा घोड़ा बना करके बीजेपी वहां उनको आधार बनाकर वहां चढ़ेगी। जैसे शिवसेना को सीढ़ी बनाकर महाराष्ट्र में बीजेपी आगे बढ़ी और फिर शिवसेना के पिछवाड़े पे है हमारे सामने उधर। बीजेपी का महाराष्ट्र में कुछ नहीं था, शिवसेना की वजह से सीढ़ी बनाकर आ गई और फिर शिवसेना की सीढ़ी हटाकर शिवसेना की पिछवाड़े पे लात मार के सरकार बनाई। शिंदे नामदारी मुख्यमंत्री है, शिंदे जो है नामदारी मुख्यमंत्री है। ये सारा कारोबार जो है तो अपना बड़ी से चलो। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता और मेरे पास तमाम प्रकार के कानूनी आधार है। कई देश में इस्टेब्लिश कानून है, उन कानूनों का ईवीएम ने उल्लंघन किया। एविडेंस के साथ है मेरे पास कौन से कानूनों का, एक नहीं कई कानूनों का उल्लंघन किया ईवीएम मशीन। अगर एक भी किसी कानून का उल्लंघन अगर ईवीएम करती है तो भी उसको लोग इलीगल नहीं माना जा सकता। वो हमारे वकील लोगों के साथ में वो सारी की सारी बातें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो मैं आप लोगों को देता हूं। तो ये सारी जानकारी लोगों को नहीं जानी चाहिए, इसलिए प्लान बनाकर हमारी परिवर्तन यात्रा को रोका गया। मैं तो चुप बैठने वाला आदमी तो को चुप बिठाना तो संभव नहीं ना भाई। मेरे को कैसे मैं तो किसी को आज तक नहीं ये किया, तो मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। मैं तो स्टालिन को भी बोल रहा हूं, तेरे को भी अकल दे रहा हूं, तेरे पिछवाड़े पे अगली बार लात मारेंगे तो क्या कर लेगा, यही बोल रहा हूं सीधी सी। अभी हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि वहां मैं लोगों को बोलूंगा, अरे वो मेरा हिंदी का स्पीच रहा, वो तमिल में बोलता हूं उधर लोगों को, इधर लोग हैं मेरे, उसके बाद पहुंच रहे तो क्या कर लेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन के माध्यम से इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और इस वजह से पहले सबसे ज्यादा, जैसे मैं अभी कह रहा था आपको, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, दोबारा रिपीट करके, क्योंकि वो आपकी बात समझ में आई कितनी नहीं है, वो दोबारा रिपीट करके बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। पहली बात, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। दूसरा, ठीक है। तीसरी बात, आज तक लगाया ही नहीं। 8 अक्टूबर 2013 से लेकर अब तक सुप्रीम चुनाव आयोग ने लगाया ही, पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 17 को ऑर्डर दिया। तो 19 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा वो वामन मेहसाम की टांग है, तो उसको रोको, उसको हटाओ। तो कांग्रेस ने 22 पार्टियों के लोगों का समर्थन लेकर चंद्रबाबू नायडू के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। वकील अभिषेक मनु सिंघवी, यानी कांग्रेस, केस चंद्रबाबू नायडू के नाम पर, और वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, जजमेंट है, पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। और पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज है, जो जमा हो रहे कागज, उसके रिकाउंटिंग का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है 1% करना चाहिए, 5% करना चाहिए, 10% करना चाहिए, 20% करना चाहिए, 50% करना चाहिए, 60% करना चाहिए, 70% करना चाहिए। जब कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मीनिंग है रिकाउंटिंग मीन्स 100%, क्योंकि बैलेट पेपर में 100% होता था। मैं जो मेरे पास जो कॉमन नॉलेज है, जो कॉमन सेंस है, उसके आधार पर इंटरप्रेट कर रहा हूँ। वकील मतलब ये कानून को भी इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ी बहुत मैं वकीलों के साथ 10-20 साल से सलाह मशवरा करते अभी मुझे थोड़ा वकीलों से थोड़ा सा ज़्यादा ही जानकारी हो गई है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ, मुझे किस चीज़ की ज़्यादा जानकारी होगी, एप्लीकेशन ऑफ लॉ की मुझे जानकारी कम, मगर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कानून को कैसे अमल में लाया जाए, इस रेफरेंस में मैं सोचता रहता हूँ। तो इसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, इसके आधार पर ये जानकारी दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर पर निर्णय दिया, पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, 17 को दिया, 19 को लोकसभा का चुनाव। उसके पहले कांग्रेस ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में गया और 8 अप्रैल 2019 को लोकसभा का चुनाव होने के पहले मई में चुनाव था। तो 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया मिलान करने का। कांग्रेस ने डिमांड किया 50%
पर्चियों का ईवीएम मशीन के साथ मिलान करो। अब ईवीएम मशीन क्या है? ईवीएम मशीन के पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। कोई समझ है? आप लोगों को समझ में आ रहा क्या बोलो? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक डाटा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। जो पेपर ट्रेल है वो आंखों से दिखाई देता है। पेपर ट्रेल आंखों से दिखाई देता है। तो इसका 50% मिलान करो, ऐसी मांग अभिषेक मनु संघवी ने 22 पार्टियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की। मेरा क्या कहना था, अबे पहले से 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है तो तू 50 की मांग क्यों कर रहा? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पेपर ट्रेल में कि 100% रिकाउंटिंग करो। ऑलरेडी 100% का 100% का रिकाउंटिंग का ऑर्डर होने के बाद तू 50% की मांग क्यों कर रहा है? हो गया 50% की मांग किया, सुप्रीम कोर्ट ने 1% माना, वो भी उस्ताद। तो जो मेरा जजमेंट है 2017 का और 8 अक्टूबर 2013 का, वो जजमेंट वैसे के वैसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को खत्म नहीं किया कि ये पुराना जजमेंट सही नहीं है, इस वजह से हम दूसरा जजमेंट दे रहे, ऐसा भी नहीं लिखा जजमेंट ने, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं लिखा। इसलिए एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट है। अभी मामला में सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना होगा कि एक ही मुद्दे पर ये दो जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट अब मिलान करने का कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है या पेपर ट्रेल का कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है? इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसकी डिफिशियंसीज क्या है, इसकी डिफिशियंसीज क्या है, ज्यादा बेहतर जजमेंट कौन सा है? तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चुनाव आयोग का क्या कहना है? पेपर ट्रेल के रिकाउंटिंग में ज्यादा समय लगता है। हरामखोर, चुनाव आयोग को कह रहा हूं, तेरे को ज्यादा समय लगता है, नहीं लगता है, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने कोई पावर दिया कि कम ही समय में कर दो? संविधान निर्माताओं ने यह लिखा कि तुमको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए अधिकार दिया। अबे महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, तुम अनाउंस करते हो फरवरी में और रिजल्ट निकालते हो जून महीने में, समय नहीं लग रहा है। हरामखोरी की हद हो गई। अगर तुमको काउंटिंग को 8 दिन लग रहा है तो पहले 8 दिन डालना, पहले 8 दिन डाल दे। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में रिजल्ट आ रहा है, हो गया 5वां महीना, इतनी लंबी तुम चुनाव प्रक्रिया चला रहे हो, इतना लंबे देर तक चुनाव प्रक्रिया चला, अभी इसमें 8 दिन और डाल दे, 5 महीने तो चला ही रहा है तू, पहले से इंक्लूड कर दे कि ये रिकाउंटिंग को 8 दिन लगने वाला है, डाल दे। तो पहले से जब 5 महीने लगा रहा है तो 5 महीने 8 दिन होगा। जब तू पहले से 8 दिन डाल देगा तो तेरे कभी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि पहले से इंक्लूड है। जब तू 2-4 महीने लगा ही रहा है तो 8 दिन और लगा ले। ऐसा नहीं कर रहा, यानी सुविधाजनक उनके लिए जो सुविधाजनक है वो डिले है, उससे 8 दिन डिले होगा, रिकाउंटिंग करेंगे तो डिले, ये तो लॉजिक बन नहीं रहा। ये कोई लॉजिक बन रहा है? लॉजिक तो बन नहीं रहा। क्यों? जल्दी चुनाव का रिजल्ट आना चाहिए, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने तुम्हें कोई पावर नहीं दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जल्दी चुनाव करवाओ, जल्दी रिजल्ट लगवाओ। तुमको क्या काम दिया? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए तुमको ये ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया है, ये तुमको पावर दिया गया है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम 8 दिन नहीं 15 दिन ज्यादा लगाओ, मगर भारत की प्रजा को इंश्योर करवाओ कि चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। तब तो माना जाएगा कि तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। अभी मेरे पास नई जानकारी आई है कि जब से बैलेट पेपर खत्म हो गया और जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, तब से बैलेट पेपर जब तक था तो बैलेट पेपर छपवाने से लेकर बैलेट बॉक्स के बनाने तक, रिकाउंटिंग तक, और वो उसके बाद जो डाटा बचता था बैलेट पेपर का, वो सारी प्रक्रिया पर 100% कंट्रोल चुनाव आयोग का था। ईवीएम मशीन के ऊपर 100% कंट्रोल चुनाव आयोग का नहीं है। अमेरिका से चिप आ रही, जापान से चिप आ रही है, वो कोई चुनाव आयोग को पता ही नहीं वो चिप में क्या है। रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं पाकिस्तान, चुनाव आयोग को वो देखने का अधिकार नहीं उसके अंदर क्या है। इसका मतलब है जब से ईवीएम मशीन आई है, बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन अगर कंपैरेटिव हम स्टडी करते हैं तो हमें यह सिद्ध होता है कि बैलेट पेपर पर 100% कंट्रोल उसकी सारी व्यवस्था पर चुनाव आयोग का था। जब से ईवीएम मशीन आई है तब से चुनाव आयोग का 100% कंट्रोल नहीं है। तो फिर किसका कंट्रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रचार में यह आ रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव कंडक्ट कर रहा है,
मगर उसकी सारी परचेसिंग और सारा का सारा कुछ मामला जो है वो सरकार कर रही है। मशीन बनाने से लेकर मशीन खरीदी करने से लेकर बहुत सारी बातें जो है वो सारा का सारा सरकार कर रही है। और जब सरकार कर रही है तो सरकार को जैसे मशीनें चाहिए, जैसे चिप चाहिए, वो सरकार बना रही है। इसका मतलब है चुनाव आयोग के नियंत्रण में नहीं है। अगर चुनाव आयोग के नियंत्रण में नहीं है तो चुनाव आयोग किस आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाएगा, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लगाई गई है। बहुत फंडामेंटल बात वकील साहब बता रहा हूं, समझ रहे हैं? और ये आरटीआई में चुनाव आयोग को पूछा जा सकता है ये सारा डाटा कि उनसे कौन सी चीज पर तुम्हारा कंट्रोल है। जैसे बैलेट पेपर पर कंट्रोल था, आपने खरीदी करने का, आपने परचेज करने का, कौन सा कागज यूज करने का, कौन सा कागज यूज नहीं करने का, उसको कब तक अपने पोजीशन में रखने का, बाद में कितने समय में डिप्लॉय करने का 100% कंट्रोल था चुनाव आयोग का। आज ईवीएम मशीन जब से आई, चुनाव आयोग का इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है चुनाव आयोग चुनाव कंडक्ट नहीं कर रहा है। संविधान ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया, चुनाव आयोग कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ईवीएम मशीन जो है इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सब कुछ हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं तो लकड़ी लेकर भी नहीं चल रहा, हथियार तो दूर की बात, खाली में ऐसी बात जानकारी देने के लिए भी ये लोगों को डर लग रहा है। ये वामन मेश्राम सारे देश भर में संगठन है। ये वामन मेश्राम केवल एडवोकेट नहीं है, वामन मेश्राम भी एक संगठन का एडवोकेट है, मगर वो सिंगल आदमी नहीं है, संगठन है। तो ये लोगों को अगर सारे देश भर में पहले ही आशंका, देश में बहुत सारे लोगों को, अभी मीडिया में कुछ पत्रकारों को इस काम के लिए लगाया गया कि जुडिशरी में और सरकार में लड़ाई चल रही है, झगड़ा है, विवाद चल रहा है, ऐसी खबरें जानबूझकर पब्लिश की जा रही है ताकि जो जुडिशरी कर रही है वो भारत के प्रजा के हित में कर रही है, ऐसा लोगों का ओपिनियन बने। नहीं, बीजेपी के लोग जुडिशरी के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। जुडिशरी नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मगर कॉलेज में रखेंगे। तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, मगर कॉलेज में रखेंगे। आपने लगा बट्टी जुडिशरी बीजेपीच्या पासून थोडी मोक्तर म्हणून काम करून राहिली, जर चांगलं काम करते की सर जुडिशरी, ओपिनियन बनते कि नहीं ऐसे ओपिनियन प्लान बनाकर कुछ पत्रकारों को ऐसे आर्टिकल लिखने के काम में लगा दिया। आजकल ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं, आज के अखबार में भी है, और खासतौर पर शेखर गुप्ता नाम का पत्रकार जो है वो इसी की लाइन में कई दिन से मैं देख रहा, बड़ा पत्रकार है, प्रो बीजेपी आरएसएस है। ये बहुत सारी बातें चल रही है और बहुत सारी बातें माइक्रो लेवल पर चल रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। रहा एक कॉलेजियम का मामला, तो ये कॉलेजियम वाला जो मामला है, यानी बहुत सारी बातें हैं कॉलेजियम के रेफरेंस में। सरकार ने कानून भी बनाया, वो भी बीजेपी आने के बाद बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कॉलेजियम को ही चलाना है तो कॉलेजियम का ही कानून बनाओ ना, कॉलेजियम का ही कानून बनाओ, और जुडिशरी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होकर के काम कर सके, किसी दबाव से मुक्त होकर काम कर सके, ऐसे का कानून बनाओ। और जब कानून बनेगा तो जानते हो क्या होगा? कानून जब बनेगा तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल ने सेफगार्ड दिया हुआ है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था उस कानून में करनी होगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कानून नहीं बनेगा तो जितना जुडिशरी के लोगों को लगता है उतना सिलेक्टिव लोगों को सिलेक्ट करते रहेंगे, जज बनाते रहेंगे। मगर जब कानून बनेगा तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को जुडिशरी को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, कानून में प्रावधान करना पड़ेगा। तो सरकार जुडिशरी को ऐसा कहती नहीं, मगर सरकार और जुडिशरी में झगड़ा चल रहा है, ऐसा सारे देश का मीडिया वातावरण बना रहा है कि बीजेपी की बात जुडिशरी मान नहीं रही है। जुडिशरी अच्छा काम कर रही है, जो एंटी बीजेपी वाले लोग हैं वो सारे के सारे जुडिशरी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं? दावपेच है ये, बहुत माइक्रो दावपेच है, ये समझ में नहीं आता हम लोगों को। इसलिए मैं स्टैंड क्या ले रहा हूं, कानून बनाओ भाई। अगर मान लो आप कॉलेज ही नहीं रखना चाहते हो तो केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कानून नहीं मान्यता है, तो उसको आप पार्लियामेंट के द्वारा कानून का रूप क्यों नहीं दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहिए तुम पब्लिक में ऐसा विरोध करने के बजाय तुम ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे हो? उसका कानून रद्द करने के बाद दोबारा बीजेपी ने कानून लाने का काम नहीं किया। लाना चाहिए ना,
जब उस समय कानून बनाया गया था तो उस कानून में SC/ST के रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा था। मेरा ये कहना है कि जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, कॉलेजियम का जो मुद्दा है वो मुद्दा उसके साथ रिलेटेड है, और ये शासक वर्ग जो है भारत का उसके लिए सूटेबल है। कॉलेजियम इसके लिए विरोध में नहीं है, शासक वर्ग जो है ब्राह्मण भारत का उसके लिए सूटेबल है। इसमें मामला कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है, ये शासक वर्ग जो ब्राह्मण है उसके लिए सूटेबल है। अगर शासक वर्ग ब्राह्मण के लिए सूटेबल है तो ये कांग्रेस को भी सूटेबल है, बीजेपी को भी सूटेबल है, दोनों को सूटेबल है, क्योंकि शासक वर्ग ब्राह्मण को सूटेबल है। क्या होगा, चेंज होगा तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कांग्रेस की जगह बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, तो शासक वर्ग तो बरकरार रहेगा। शासक वर्ग को बरकरार रखने की व्यवस्था की गई है कॉलेजियम में और ईवीएम में। ईवीएम के पहले 2000 के पहले आप लोग थोड़ा स्टडी करो तो आपको पता चलेगा, भारत में किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो बने, अपोजिशन पार्टी की मदद से बने, उनके पास बहुमत नहीं था। उसके पास 186 सीटें थी, बाकी की सीटें अपोजिशन से लेकर अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने थे। मगर जैसे ही ईवीएम आई, ईवीएम ने 5 साल सरकार चल नहीं रही थी, वो चलना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है ईवीएम लाने के पीछे 2 बड़े मकसद है। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस को इंश्योर किया जाए, जो शासक वर्ग के लिए जरूरी था, क्योंकि जितनी ज्यादा, आपने काशीराम जी का बयान सुना होगा, हर साल चुनाव हो जाए हमको कोई इतराज नहीं। वो चुनाव आयोग ने मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी के लोगों की मीटिंग बुलाई, उसमें सारे रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी के लोगों को बुलाया। काशीराम जी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ भाषण दिया, वो बोलने के दिया ना चुनाव में, आपका क्या कहना है। काशीराम जी ने कहा अभी अगले चुनाव का तारीख फिक्स करो और उसके अगला तारीख का भी डिसाइड करो। अब समझ नहीं आया, उन्होंने क्या कहा कि ये अभी तारीख फिक्स करो अगला चुनाव की, उसके अगले की भी अभी फिक्स करो, बार बार मीटिंग मत करो। हमें एतराज नहीं कि हर 5 साल के बजाय हर 1 साल में चुनाव। क्यों, इसका मतलब समझते हैं, ये स्टेबिलिटी जो है वो शासक वर्ग का मुद्दा है। हम साले पहले ही सड़कों पर घूमने वाले लोग हैं, हमको पहले ही सड़कों पर मजदूरी करेंगे तो ही रोटी मिलेगी। तुम्हारी सरकार 5 साल चलती है तो भी हमको मजदूरी करनी है, नहीं चलती है तो भी हमको मजदूरी करके ही रोटी खाना है, तो तुम्हारी इंस्टेबिलिटी ठीक है हमारे लिए। काशीराम जी ने चुनाव आयोग की उस मीटिंग में ये बात कही थी, तो हमें कोई एतराज नहीं। जो काशीराम जी ने कहा वो तो अनुभव के आधार पर कहा था ना। इन लोगों ने ईवीएम लाकर स्टेबिलिटी इंश्योर की, एक बात हो गया। दूसरी बात, ईवीएम ने और एक काम किया। वो क्या काम किया, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी ही आएगी और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस ही आएगी। नेशनल लेवल पर 2 ही रहेंगे और नेशनल लेवल पर तीसरा कोई नहीं रहेगा, ये इंश्योर किया। बहुत डेंजरस बात है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की, बीजेपी भी ब्राह्मणों की, दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां, तो एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आएगी, दूसरे जाएगी तो पहले ब्राह्मण की पार्टी आएगी। तो इसका मतलब है ईवीएम मशीन ने ब्राह्मण राज इंश्योर किया, गारंटी किया, स्थापित कर दिया 2 कामों। जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हम हैं, हम लोगों को कितना अधिकार रखा। आप लाइन लगाकर वोट डालो, आप लाइन में खड़े हो, आप वोट डालो, आपकी इच्छा है तो लाइन में लग करके वोट डालो, नहीं तो घर में रहो। जो भी लोग वोट देंगे उसमें से हमको अपने हिसाब से हम ईवीएम से बहुमत लेंगे। जैसे आपने कहा ना कि पहले लोग वोट डालते थे, अभी लोग नहीं वोट डालते, अभी ईवीएम वोट डालता है। ये नई बात आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नई बात आपसे मैं सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब वो लोग नहीं वोट डाल रहे, अब ईवीएम वोट डाल रहे हैं, क्योंकि ईवीएम बहुमत डिसाइड कर रहा है। लोग बहुमत डिसाइड नहीं कर रहे देश में कौन से पार्टी को बहुमत होना चाहिए, कौन से पार्टी को नहीं, ये ईवीएम डिसाइड कर रही है। इसका मतलब ईवीएम सब कुछ ईवीएम कर रही है। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और हम लोगों को, हमारे पास अभी मतलब इस देश में जो शासक वर्ग है ब्राह्मण 3.5%, ये लोग आंदोलन, क्योंकि अंग्रेज़ों की कोई छोटी मोटी पावर नहीं थी। अंग्रेज़ों की जो पावर थी, 9 अगस्त 1942 को गांधी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया तो अंग्रेज़ों की पावर कम नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके कब्जे में था। जितने भी राजा महाराजा वाले थे वो भी उनके ही नियंत्रण में थे, सारे देश पर उनका कब्जा था। मगर जन आंदोलन ने 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने जब जन आंदोलन चलाया, सारा कोलैप्स हो गया, सारी पकड़ खत्म हो गई। तो हम लोगों को, मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना, मैं यही तो ये ईवीएम मशीन के रेफरेंस में मैं कोई हथियार नहीं उठा रहा, कोई हिंसा करने के लिए लोगों को नहीं कह रहा, मैं तो केवल ये घोटाला कैसे कर रहे हैं ये सारी बातें सबूतों के साथ बता रहा हूँ। तो डीएमके के लोगों को कोई इतराज होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डीएमके ने चुनाव के पहले यही बात कही थी जो मैं कह रहा हूं।
डीएमके को बहुमत मिल गया, वो ईवीएम के समर्थन में खड़ा हो गया। अभी जैसे मायावती के समर्थन में खड़ी हो गई थी, जैसे अखिलेश समर्थन में खड़ा हो गया था, वैसे ही वो स्टालिन जो है वो समर्थन में खड़ा हो गया, तो अगले चुनाव में उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। और मारने के बाद उनको वो खुजाते रहना पड़ेगा लात, कुछ कर नहीं पाएगा। बोले अरे तेरे को मिला तो हमने नहीं कहा, एआईडीएमके वाले बोले हमने तो नहीं कहा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ईवीएम की वजह से, जैसे जैसे अभी ये देशमुख ने बताया, कितने सारे कानून बनाकर हमारे लोगों के विरोध में काम हो रहा है। ये मैं जो सुन रहा था, उन्होंने रेफरेंस देकर बताया कि कानून बनाकर हमारे विरोध में काम हो रहा है। मजदूरों के विरोध में, किसानों के विरोध में और तमाम लोगों के विरोध में तमाम प्रकार के कानून जो है बनाए गए हैं, और वो सारे हमारे लोगों के विरोध में जा रहा है। और हमारे विरोध में ये कानून हो रहा है, इसके बावजूद भी बहुमत उनको ही मिल रहा है। ये व्यवस्था बनाई अल्पसंख्य लोगों का, लोकतंत्र में बहुसंख्याक लोगों पर राज नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन ने वो इंश्योर कर दिया। इसलिए हम लोगों को हमारे पास जन आंदोलन के दृष्टि से ये सारी की सारी जानकारी देनी होगी। और मैं ये चुनौती दे करके कह रहा हूँ, प्रचार आने वाले समय में भी कहूँगा कि जो लोग ईवीएम मशीन से संतुष्टि है और संतुष्टि के उनके पास जितने कारण हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, वो मैं साबित कर दूंगा। जितने लोग ईवीएम मशीन से संतुष्ट हैं और उनके पास संतुष्टि के जो भी कारण हैं वो सारे के सारे कैसे गलत है, वो मैं साबित कर देता हूं सबूतों के साथ में। इसलिए जो भी संतुष्ट है, मैं उन लोगों को भी चुनौती देता हूं कि तुम संतुष्ट हो, तुम भ्रम के शिकार हो और कुछ नहीं हो। और जितने जल्दी इस भ्रम से मुक्त हो सके उतने जल्दी ठीक रहेगा, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या करने में तो कामयाब हो गए। इस दिशा में हम लोगों को संगठित रूप से प्रयास करने की जरूरत है। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।